नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 14 दिसंबर 2022 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे, जिसमें द हिंदू समाचार पत्र से संबंधित प्रमुख आलेखों को आधार बनाकर हम उनकी समीक्षा करेंगे और साथ साथ इस समीक्षा के आधार पर जो मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्न होंगे उनकी उत्तर संरचना की भी हम चर्चा करेंगे। तो आज के समाचार विश्लेषण को प्रारंभ करते हैं और आज का हमारा पहला आलेख है ए कंजर्वेशन बिल दैट एंडेंजर्ड फॉरेस्ट राइट्स। यहाँ पर अगर हम देखें तो भारत सरकार के द्वारा प्रमुख रूप से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के संदर्भ में जो हमारा कानून है, यानी अगर हम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की बात करें तो इस कानून के माध्यम से प्रमुख रूप से प्रयास ये किया गया कि भारत में वन्य जीव और साथ साथ अगर हम अलग अलग पेड़ पौधों की बात करें तो उनके संरक्षण की जो स्थितियां हैं वो एक तरह से बने। प्रमुख रूप से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा जो भी जानवरों का जो एक तरह से खतरे में है या लुप्त प्राय हैं, उनके शिकार की स्थितियों को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जाता है। इस कानून में सरकार के द्वारा एक संशोधन किया गया है। यहाँ पर माना जा रहा है कि यह जो संशोधन किया गया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, इसके माध्यम से वनों के संदर्भ में जो हमारा कानून है 2006 का, जिससे वनों में अलग अलग प्रकार के अधिकार लोगों को मिलते हैं, खासतौर से अगर हम जनजातियों की बात करें जो जंगली क्षेत्रों में रह रही हैं, उन अधिकारों के संदर्भ में स्थितियां थोड़ी सी प्रभावित हो सकती हैं। तो इस आलेख में यही चर्चा की गई है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन अधिकार अगर हम 2006 के कानून की बात करें तो दोनों में सामंजस्य की स्थितियां किस रूप में बनाई जाएं। यह आलेख प्रश्न संख्या 6 पर है और सामान्य अध्ययन के तृतीय प्रश्न पत्र में आप इसे पर्यावरण और पारिस्थितिकी से जोड़ सकते हैं। अगर हम 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करें तो इसके माध्यम से माना यह जाता है कि खास तौर से जंगली जानवर और पौधों की अलग अलग प्रजातियों का संरक्षण होता है। 1972 के अधिनियम में जो नवीनतम संशोधन किए गए हैं उसके माध्यम से नई प्रजातियों को जोड़ा गया है। यह तो एक अच्छा प्रयास है, लेकिन दंडात्मक प्रभावों की जो स्थितियां हैं उसको बढ़ाया गया है। यानी अगर किसी भी प्रजाति के मान लीजिए उसका शिकार किया जाता है या उसके नष्ट करने के प्रयास सामने आते हैं तो जो भी व्यक्ति उसमें एक तरह से शामिल है उस पर दंडात्मक प्रक्रियाएं बढ़ा दी गई हैं। तो इस माध्यम से जो अलग अलग संरक्षित क्षेत्र हैं और प्रजातियों के संरक्षण की जो स्थितियां हैं उसको एक तरह से मजबूत करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। सामान्य तौर पर अलग अलग प्रकार के जो भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के जो प्रावधान हैं उनका सामान्य उल्लंघन करने पर जुर्माना 4 गुना बढ़ा दिया गया है, 25,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये। और सबसे अधिक सुरक्षा प्राप्त करने वाले जो जानवर हैं, जैसे अगर कोई लुप्त प्राय प्रजाति है तो उसके संदर्भ में अगर किसी भी तरह की प्रक्रिया सामने आती है उसके शिकार की या अवैध रूप में उसको शिकार करके कहीं पर बेचने की, किसी भी तरह के व्यापार की स्थितियां सामने आती हैं तो जो जुर्माना 10,000 रुपये का है वो बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। यह नए संशोधन में है। प्रमुख रूप से माना यह जाता है कि अलग अलग प्रजातियों का जो शिकार किया जाता है उसे रोकने की स्थितियां तभी एक तरह से मजबूत हो सकती हैं जब आपराधिक जो प्रक्रिया है उसको एक तरह से इसमें शामिल किया जाए। तो हमारा जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है उसमें आपराधिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके जो भी शिकार की स्थितियां होती हैं उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन इस तरह की जो स्थितियां हैं उसका सबसे बड़ा कह सकते हैं जो नुकसान है वो वनों में रहने वाले जो परंपरागत लोग हैं, अगर हम जनजातियों की बात करें प्रमुख रूप से जो अभी भी जंगलों पर निर्भर हैं, उनके अधिकारों को एक तरह से वहाँ पर छीना जाता है। तो ये स्थिति एक तरह से ऐसी है कि जहाँ पर एक कानून के माध्यम से हम वन्य जीवों का संरक्षण कर रहे हैं, साथ साथ दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हम जंगलों में जो अधिकार हैं, जो वन अधिकार 2006 के कानून के माध्यम से दिए गए हैं, उसको एक तरह से प्राप्त करने की स्थितियों को थोड़ा जटिल बना रहे हैं। तो दोनों के जो विरोधाभास हैं वो एक तरह से यहाँ पर सामने आ रहे हैं। अगर हम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की बात करें तो ध्यान रखें इसमें अलग अलग अनुसूची हैं। जैसे अनुसूची 1 की बात करें तो यहाँ पर वो प्रजातियां हैं जो सबसे अधिक खतरे में हैं, जिनको हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड या एंडेंजर्ड कह सकते हैं। जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं, गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं, उनको प्रमुख रूप से यहाँ पर रखा जाता है। जैसे अगर हम बाघ की बात करें, अनुसूची 1 में जो जानवर हैं उनके शिकार की जो स्थितियां हैं उसमें अगर कानून का उल्लंघन होता है तो सबसे कठोर दंड दिए जाते हैं। अनुसूची 1 में जो भी एक तरह से जानवर शामिल हैं उनका शिकार प्रतिबंधित है जब तक कि उनके द्वारा मानव जीवन को खतरा नहीं होता है। तो इन प्रजातियों को जो अनुसूची 1 में है उनको पूर्ण सुरक्षा प्रदान की गई है और इनके किसी भी तरह के व्यापार को भी प्रतिबंधित किया गया है। इसी तरह से अगर हम अनुसूची 2 की बात करें तो यहाँ पर भी जानवरों को सुरक्षा है, व्यापार प्रतिबंधित है और साथ साथ आप देखें मानव जीवन के खतरे को छोड़कर किसी भी प्रकार से इनके शिकार की अनुमति नहीं है।
अनुसूची 3 और 4 में अगर हम देखें तो वो प्रजातियां एक तरह से हैं जो लुप्त प्राय नहीं हैं, लेकिन इनको संरक्षण दिया गया है। और अगर इनके शिकार की स्थितियां सामने आती हैं, कानून का उल्लंघन होता है, तो जुर्माना एक तरह से जो स्थितियां हैं जो अनुसूची 1 और 2 में हैं उसकी तुलना में थोड़ा यहाँ पर कम है। तो जुर्माना जरूर है, लेकिन 1 और 2 अनुसूची की तुलना में 3 और 4 में अगर हम देखें तो कम है। अनुसूची 5 की अगर हम बात करें तो उसमें उस प्रकार के जानवर शामिल हैं जिनका सामान्य तौर पर शिकार किया जा सकता है, क्योंकि ये जैसे फसल को नुकसान पहुंचाते हैं या मनुष्यों में बीमारी फैला सकते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण देखें तो चूहे या सामान्य जो कौवा है, या अगर हम फ्रूट बैट की बात करते हैं, फल चमगादड़, तो इस तरह के जानवरों का शिकार यहाँ पर हो सकता है। इनको हम वर्मिन कैटेगरी में डालते हैं। अनुसूची 6 में आप देखें ऐसे पौधे शामिल हैं जिनकी खेती प्रतिबंधित है। जैसे अगर हम पिचर प्लांट की बात करें तो इस तरह के जो पौधे हैं इनकी खेती प्रतिबंधित है। तो ये अनुसूची प्रमुख रूप से 6 हैं जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में एक तरह से शामिल हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखें 1972 का ये जो अधिनियम है ये आपराधिक न्याय और पुलिस जवाबदेही में एक तरह से जो स्थितियाँ बनाता है उसी पर प्रमुख रूप से विवाद की स्थितियाँ बनती हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में एक सर्वेक्षण किया गया है और ये सर्वेक्षण क्रिमिनल जस्टिस एंड पुलिस अकाउंटेबिलिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया है, यानी आपराधिक न्याय और पुलिस जवाबदेही की परियोजना। और यहाँ पर अध्ययन में ये सामने आया है कि जो भी एक तरह से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में गिरफ्तारी की गई है, एफआईआर है, या पुलिस और वन विभाग के द्वारा अपराध रिकॉर्ड के जो आंकड़े हैं उनकी प्रमुख रूप से यहाँ पर जांच की गई है। और माना यह गया है कि दलित, अनुसूचित जनजाति के जो समुदाय हैं या अन्य वन में निवास करने वाले जो समूह हैं उनको प्रमुख रूप से इस तरह के अपराधों में एक तरह से आरोपी बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देखें विशेष एक समूह के साथ में आपराधिक प्रक्रियाएं ज़्यादा शामिल हो रही हैं। ये इस कानून का कहीं ना कहीं एक गलत रूप में उपयोग दिखता है। इसी के साथ साथ जांच में ये भी सामने आया है कि वन विभाग के द्वारा जो भी एक तरह से अलग अलग समुदाय हैं जो वनों में रहते हैं उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए उनको आपराधीकरण की जो प्रक्रिया है उसका एक तरह से डर दिया जाता है, जिसके आधार पर उनको मजबूर किया जाता है कि वो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के जो प्रावधान है उनका एक तरह से पालन करें। इसी के साथ साथ इस समुदाय के सदस्यों को मुखबिर के रूप में उपयोग किया जाता है और दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त करके उनसे काम लिया जाता है, जबकि इस तरह की प्रक्रिया की अनुमति नहीं है। जांच में यह भी सामने आया है कि शिकार की तुलना में जो गंभीर अपराध नहीं है उनमें ज़्यादा लोगों को एक तरह से गिरफ्तार किया गया है या उन पर केस दर्ज किए गए हैं, जैसे जंगल से लकड़ी पकड़ना, शहद इकट्ठा करना या मशरूम एकत्र करना। तो ये एक तरह से यहाँ पर स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि आपराधिक प्रक्रियाओं को इस तरह के सामान्य वन के उत्पाद इकट्ठा करने के लिए अगर आप उपयोग करेंगे तो ये कानून का एक तरह से गलत उपयोग है। यहाँ पर एक आरोप ये भी है कि वन विभाग की तरफ से अब तक जितने भी 95% मामले हैं वो एक तरह से लंबित हैं। तो मध्य प्रदेश में ये जो एक तरह से सर्वेक्षण किया गया है इस आधार पर आप देखें तो ये सामान्य स्थिति भारत में दिखती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं इस कानून का कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर एक दुरुपयोग होने की स्थितियां भी बन रही हैं। अब अगर हम वन अधिकार अधिनियम 2006 की बात करें तो हमें इसी के साथ तुलना करनी है। तो इस कानून का प्रमुख रूप से उपयोग हम देखते हैं। इसका उपयोग यह है कि जो आदिवासी समुदाय रहते हैं जंगलों में या अन्य जो पारंपरिक वनवासी हैं उनका वन संसाधनों के ऊपर जो अधिकार है उसकी जो मान्यता है इस कानून के द्वारा दी जाती है। तो आप देखें कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में आपने लकड़ी, शहद या मशरूम एकत्र करने पर लोगों को गिरफ्तार किया है, और इसके विपरीत जो वन अधिकार अधिनियम है 2006 का वो उसकी मान्यता देता है। तो यहाँ पर आप देखें विरोधाभास है। एक कानून के माध्यम से आप लकड़ी, शहद या मशरूम एकत्र करने पर गिरफ्तार कर रहे हैं, जबकि दूसरा कानून इस तरह की अनुमति आपको देता है। साथ साथ अगर हम देखें तो वन अधिकार का जो अधिनियम है वो अलग अलग समुदाय को आजीविका, आवास और अपने सामाजिक सांस्कृतिक जो जरूरतें हैं उसके लिए जंगल पर निर्भर रहने के लिए अनुमति देता है। इसी के साथ साथ जो स्वयं में खेती करते हैं और उसी क्षेत्र में निवास भी करते हैं उनको एक तरह से यहाँ पर मान्यता दी जाती है। कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी भी तरह से जंगल के क्षेत्र में अपने जानवरों को चराने के लिए, मछली पकड़ने के लिए या वहाँ पर जो जल संसाधन है उसका उपयोग करने का जो अधिकार है वो सामुदायिक रूप में मिलता है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की अगर हम बात करें जिसमें भारत की 75 प्रमुख रूप से जनजातियां शामिल हैं, इन अगर हम 75 पीबीटीजीज की बात करें तो ये एक तरह से जो जनजातियां हैं वो बड़े पैमाने पर माना जाता है कि ज़्यादा एक तरह से संकट की स्थिति में है, इनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति बहुत खराब है। तो उनको संरक्षित करने के लिए वन अधिकार अधिनियम में उनको जंगल के क्षेत्रों में आवास के अधिकार प्रमुख रूप से दिए गए हैं। इसी के साथ साथ जंगल के क्षेत्रों में जो भी खानाबदोश या नोमैडिक
और जो भी एक तरह से चरवाहे परिवार हैं या पेस्टोरल एक तरह से फैमिलीज हैं, उनको भी परंपरागत रूप में अनुमति दी गई है कि अलग अलग मौसम में अगर वो जंगल के क्षेत्र के संसाधन का उपयोग करना चाहते हैं तो उपयोग कर सकते हैं। जैव विविधता तक उनको पहुंच दी गई है। बौद्धिक संपदा जो भी है, जो उनको जंगल के उत्पाद के संदर्भ में ज्ञान है, उसका वो उपयोग कर सकते हैं। और ये सारे अधिकार सामुदायिक रूप में एक कम्युनिटी के रूप में उनको दिए गए हैं। इस कम्युनिटी या समुदाय जिसको अधिकार दिए गए हैं जंगल के क्षेत्र में, वो अपनी परंपरागत जो प्रथाएं हैं उनका एक तरह से सही रूप में उपयोग कर सकते हैं और जो भी उनकी मान्यता है उसका पालन कर सकते हैं। ये अधिकार वन अधिकार अधिनियम में एक तरह से दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखें संसाधनों का पुनर्जनन, संरक्षण या प्रबंधन, इसमें अगर हम देखें और साथ साथ वन संसाधन की अगर हम रक्षा की बात करें तो सामुदायिक रूप में ये सारे एक तरह से जो अधिकार है वो वन अधिकार अधिनियम जंगलों में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनको एक तरह से उपलब्ध कराता है। या अन्य प्रकार के जो पारंपरिक वनवासी हैं उनकी अगर हम बात करें, हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो इसी तरह के अधिकारों के संदर्भ में लड़ाई को लेकर एक तरह से कंतारा मूवी का भी निर्माण हुआ है, जो कन्नड़ा भाषा में बनी है और काफ़ी एक तरह से उसने प्रशंसा बटोरी है। तो यहाँ पर वन अधिकार एक तरह से जो हैं और जो वन का संरक्षण है उनमें एक तरह से विरोधाभास की स्थिति नहीं आनी चाहिए। जो वन में रहने वाले हैं परंपरागत रूप में, उनके अधिकार इससे कहीं ना कहीं संरक्षित होने चाहिए। यहाँ पर आप ध्यान रखें, इसी कानून के माध्यम से वन समुदाय जो भी इसमें रहते हैं उनकी अगर कोई भी बुनियादी ढांचागत आवश्यकताएं हैं, जैसे आवास की बात करें या पेयजल की बात करें, तो उसको विकास करने के लिए भूमि जो वन के क्षेत्र में है वो उनको आवंटित की जा सकती है। इसी के साथ साथ 2013 के अगर हम भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और बंदोबस्त अधिनियम की बात करते हैं तो उसमें भी मुआवजा और पारदर्शिता सुनिश्चित की गई थी कि जो भी एक तरह से वन अधिकार हैं वो आदिवासियों को दिए जाएं और पुनर्वास और उनके सही रूप में आवास की जो स्थितियां हैं बिना एक तरह से उपलब्ध कराए हुए उनको किसी भी जंगल के क्षेत्र से हटाया नहीं जा सकता है। तो ये सारी स्थितियां वन अधिकारों को संरक्षित करती हैं। तो यहाँ पर टकराव क्यों होता है, यहाँ पर टकराव की स्थिति क्यों बन रही है, उसके बड़े कारण ये हैं कि जब हम वन अधिकार अधिनियम की बात करते हैं तो उसके माध्यम से हमने अभी चर्चा करी कि अलग अलग प्रकार के वनों में जो अधिकार हैं वो लोगों को मिलते हैं जो वनों में रहते हैं या वहाँ पर परंपरागत रूप में रहने वाले लोग हैं, और वन पर उनकी जो आजीविका निर्भर है उसको वन अधिनियम से मान्यता दी गई है। लेकिन वन अधिकार अधिनियम में जो प्रावधान दिए गए हैं उनको अगर हम देखें तो वर्तमान में वन्यजीव संरक्षण जो अधिनियम है वहां पर पूर्ण रूप से महत्व नहीं दिया जा रहा है और इस कारण से आप देखें वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में बाधा आती है। जैसे अगर हम कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो उसका जो बफर जोन है वहां पर व्यक्तिगत वन अधिकारों को मान्यता दी गई है, लेकिन अगर हम वन संसाधन की बात करें जैसे मछली पकड़ने की या वन के अन्य संसाधन जैसे लकड़ी का उपयोग करना या मशरूम एकत्र करना, इस तरह के जो अधिकार है वो सामूहिक रूप में एक तरह से लोगों को है या नहीं है, इसके संदर्भ में कोई भी एक तरह से स्पष्ट बात नहीं है। वनों में रहने वाली जो जनजातियां हैं या परंपरागत जो रहने वाले लोग हैं उनको वन के संसाधन उपयोग करने के जो अधिकार वन अधिकार अधिनियम में दिए गए हैं उसका संरक्षण आप देखें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में नहीं हो पाता है। तो इसे सुनिश्चित करने की जरूरत है। जैसे अगर हम सामान्य जनजातीय समुदायों की बात करें जो जंगल के क्षेत्रों पर निर्भर हैं, मत्स्य पालन एक तरह से मछली पकड़ना उनका एक प्रमुख कार्य है और इस आधार पर आप देखें जब हम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं तो वहां पर इसको एक तरह से आपराधिक मामला मान लिया जाता है और इस तरह के कई मामले हैं कि मछली पकड़ने के आधार पर जो भी एक तरह से जनजाति या जो परंपरागत रहने वाले लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखें कि इस तरह के जो मामले होते हैं वो उल्लंघन के जरूर हैं और गिरफ्तार करके वहां पर 3 से 7 साल की दंडनीय एक तरह से सजा का प्रावधान भी है। लेकिन आप ध्यान रखें जो व्यक्ति जंगल में मछली पकड़ने का काम कर रहा है वो अपने वन अधिकार अधिनियम 2006 के अधिकार का उपयोग कर रहा है। तो प्रमुख रूप से दोनों जो कानून है उसमें एक तरह से सामंजस्य लाने की आवश्यकता है। 1972 के कानून में जो संशोधन किया गया है उसमें हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो भी आपराधिक कानूनी प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं के पालन करने में कभी किसी व्यक्ति या समुदाय के वन अधिकार एक तरह से बाधा में ना आए। खास तौर से अगर हम बात करते हैं पीवीटीजी की, यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, अगर हम इस तरह की जनजातियां या समुदायों की बात करें तो वो समाज के बिल्कुल हाशिए पर हैं। तो किसी भी तरह से अगर उनके अधिकारों का संरक्षण जो 2006 के कानून से दिया गया है अगर नहीं होगा तो ये उनकी स्थितियों को और कहीं ना कहीं खराब कर सकता है। इसीलिए जो संशोधन किया गया है उसके माध्यम से वन अधिकार अधिनियम 2006 का पालन सुनिश्चित हो पाए, ऐसी स्थितियां बनाने का सरकार को प्रयास करना चाहिए। आज के दूसरे आलेख को हम देखते हैं, द राइज ऑफ रूरल मैन्युफैक्चरिंग।
इस आलेख के माध्यम से अगर हम देखें तो जो सूचना दी जा रही है वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर है कि भारत का जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर अगर हम देखें तो जो फैक्ट्री उत्पादन जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण कहते हैं वो प्रक्रिया एक तरह से बढ़ी हैं। यानी अभी तक केवल शहरी क्षेत्रों में फैक्ट्री निर्माण की प्रक्रिया हो रही थी, वो अब ग्रामीण क्षेत्र में पलायन कर रहा है और बढ़ रहा है। तो इस तरह के आंकड़े अगर सामने आ रहे हैं तो ये देश की अर्थव्यवस्था में विनिर्माण की बेहतर स्थिति दिखाएगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने का आधार भी बनाएगा। यहाँ पर आप देखें इस तरह के कई प्रमाण हमारे पास सामने आ रहे हैं जहाँ पर भारत में जो विनिर्माण की प्रक्रिया है वो आप देखें बड़े शहरों की जगह पर छोटे शहर या ग्रामीण क्षेत्रों में धीरे धीरे स्थानांतरित हो रही है। और शहरी ग्रामीण विनिर्माण का ये जो बदलाव हो रहा है इसमें अगर हम देखें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं लाभ की स्थितियां हैं और इसमें आप देखें कुछ बाधाएं भी एक तरह से हैं। तो अगर इन बाधाओं को दूर नहीं किया गया तो उच्च विकास की जो स्थितियां हैं वो बेहतर रूप में प्राप्त नहीं हो पाएंगी। वैसे आप ध्यान रखें विश्व बैंक के द्वारा लगभग एक दशक पहले अपनी एक रिपोर्ट दी गई थी, उसमें भारत के संदर्भ में ये कहा गया था कि शहरी क्षेत्रों की जगह पर दूर दराज के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर विनिर्माण की प्रक्रियाएं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं और ये स्थिति धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और इसके प्रमाण अगर हम देखें तो 2019-20 का जो हमारा उद्योग का वार्षिक सर्वेक्षण है मतलब एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, उसमें भी सामने आया है कि ग्रामीण क्षेत्र में विनिर्माण की प्रक्रियाएं बढ़ी हैं। वर्तमान में 42% जो कारखाने हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और 62% अगर हम अचल पूंजी की बात करें तो वो ग्रामीण क्षेत्र में है। अचल पूंजी का मतलब एक तरह से इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी अगर हम किसी भी तरह के फैक्ट्री की बात करें या कोई जमीन का भाग है जिस पर कोई मान लीजिए औद्योगिक उत्पादन होगा, वो सारे अगर हम पूंजी की बात करते हैं तो 62% कहाँ पर है? ग्रामीण क्षेत्र में। पिछले अगर हम 2 दशक में देखें तो ग्रामीण स्थानों में निवेश की जो स्थिति है वो धीरे धीरे बढ़ी है। उत्पादन और मूल्यवर्धन के संदर्भ में आप देखें ग्रामीण में जो कारखाने हैं वो कुल मिलाकर जितना भी एक तरह से हमारे यहाँ उत्पादन या मूल्यवर्धन हो रहा है उसका लगभग लगभग आधा योगदान कर रहे हैं। रोजगार की स्थितियों के लिए आप देखें ग्रामीण क्षेत्र में जो भी एक तरह से हमारे उद्योग काम कर रहे हैं वो 44% उत्तरदायी हैं। इसी के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम देखें तो कुल मजदूरी का 41% एक तरह से बनता है। ये आंकड़े दर्शा रहे हैं कि शहरी क्षेत्रों की जगह पर ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादन की प्रक्रियाएं बढ़ी हैं और इसमें सबसे प्रमुख रूप से जो कारण है वो मजदूरी, कोई भी संपत्ति अगर हम भूमि की बात करें उसकी लागत का कम होना। ग्रामीण क्षेत्र में जो भी विनिर्माण के केंद्र पहुंच रहे हैं तो ये स्थानांतरण अगर शहर से हो रहा है तो कौन से कारण प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं? तो पहला अगर हम यहाँ पर कारण देखें तो फैक्ट्री के लिए जो भी एक तरह से फ्लोर स्पेस है, यानी प्रमुख रूप से अगर हम भूमि की बात करें तो ये जो भूमि एक तरह से आपको चाहिए फैक्ट्री स्थापित करने के लिए उसकी लागत बहुत कम है। क्योंकि शहरी क्षेत्र जैसे जैसे आगे बढ़ता है भीड़ बढ़ती है, आप देखें जगह की कमी होती है और जो भी फ्लोर है उसके मूल्य बढ़ जाते हैं। इसी में अगर हम एक छुपा हुआ कारण देखें तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाएं आगे बढ़ रही है पूंजी का निवेश बढ़ रहा है, आप देखें श्रम की जगह पर मशीनरी का उपयोग बढ़ रहा है। तो मशीनें अगर आपको ज़्यादा लगानी है तो आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा आपको जगह चाहिए। लेकिन शहरी क्षेत्रों में अगर आप अपने उत्पादन के लिए जो फैक्ट्री है उसको अगर आप विस्तार देना चाहते हैं तो वो उतना आसान नहीं है क्योंकि भूमि काफ़ी महंगी है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आप देखें ये विस्तार आप आसानी से दे सकते हैं, तो ये भी एक बड़ा कारण है। निवेशक ग्रामीण क्षेत्रों में जो उत्पादन हो रहे हैं उसमें ज़्यादा निवेश करना चाहते हैं, तो ये भी एक कारण है कि शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों का पलायन हो रहा है। एक दूसरा बड़ा कारण अगर हम ऑपरेशनल कॉस्ट की बात करते हैं, परिचालन लागत की बात करते हैं, जैसे अगर हम परिचालन लागत या ऑपरेशनल कॉस्ट की बात करें तो कहीं पर मान लीजिए अगर कच्चा माल एक तरह से उपस्थित है तो उसको अगर हम शहरी क्षेत्र में फैक्ट्री तक ले जाना चाहते हैं तो लागत थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर कच्चा माल मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र के आसपास ही है तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर फैक्ट्री भी है तो आपकी परिवहन की लागत घट जाती है। ये जो ऑपरेशनल कॉस्ट है ये भी कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में कम है। और अगर आपको मान लीजिए कि एक तरह से अकुशल श्रम की आवश्यकता है जहाँ पर आपको कोई प्रशिक्षण या ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, तो ऐसे श्रमिक बहुत आसानी से कम वेतन पर आपको ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध हैं, तो ये भी आपकी लागत को कम करते हैं। और तीसरा बड़ा कारण अगर हम देखें तो वर्तमान में पूंजी पुनर्गठन की स्थिति है, मतलब एक तरह से कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, जिसमें अगर हम कट्टरपंथी या मार्क्सवादी एक तरह से जो लोग अलग अलग अधिकारों की बात करते हैं श्रमिकों की, उनका विस्तार हुआ है। तो इस रूप में माना यह जाता है कि बड़े पैमाने पर जो भी एक तरह से कुशल श्रमिक हैं वो अपने अधिकारों को लेकर किसी भी तरह की जो यूनियन है उसको बनाकर कोई भी फैक्ट्री जो है उसको कहीं ना कहीं संकट में डाल सकते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि अपने अधिकारों को लेकर वो ज़्यादा सचेत हैं। इसकी तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में आप देखें इस तरह की जो जागरूकता है वो है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर नहीं है।
तो इस आधार पर आप देखें बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं वो अपने उत्पादन को ग्रामीण क्षेत्र में ले जाती हैं, जिससे कि कम कुशल, कम संगठित और कम खर्चीले जो ग्रामीण श्रम है वो उपलब्ध हो पाए। और इस आधार पर शहरी क्षेत्र की तुलना में कहीं ना कहीं उन्हें अलग अलग प्रकार के जो मान लीजिए श्रमिक यूनियन है उनकी जो मांग होती है वो मानने के लिए विवश नहीं होना पड़ता। तो काम करने की स्थितियां ग्रामीण क्षेत्र में अपने आप आसान हो जाती हैं। अब अगर कंपनियां ग्रामीण क्षेत्र में जाती हैं तो प्रमुख रूप से उससे लाभ की स्थिति क्या बनती है। आप देखें लाभ की स्थिति यह है कि शहर से ग्रामीण क्षेत्र में अगर विनिर्माण की स्थितियां बढ़ती हैं तो ग्रामीण भारत में आजीविका में एक तरह से विविधीकरण आ जाएगा। इसी के साथ साथ 1991 के बाद जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की प्रक्रियाएं बढ़ी हैं, भारतीय जो उत्पादक हैं उन्हें बाहर के आयात से बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। खास तौर से अगर हम सस्ते चीनी सामान की बात करें, चीनी कंपनियों के जो सस्ते सामान हैं उससे भारतीय उत्पादकों को कड़ी टक्कर लेनी पड़ती है। इस आधार पर भारतीय कंपनियों पर एक तरह से दबाव है कि वो अपनी लागत को घटाकर चीनी या अन्य कंपनियों के जो उत्पाद हैं उनकी तुलना में प्रतिस्पर्धी बन पाएं। तो लागत को कम करने का तरीका, आप उत्पादन को शहर से ग्रामीण क्षेत्र में ले जाइए। तो ये भारतीय उद्योगों को और ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बना पाएगा, जो बाहर से अलग अलग देशों का जो आयात का सामान भारत में पहुंच रहा है उसकी तुलना में। लागत घटाने का सबसे बड़ा भाग ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो श्रम है उसकी लागत काफ़ी कम है। तो इस रूप में कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र आपकी लागत को घटाने में आपको ज़्यादा मदद करते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो चाहे हम खाद्य आवश्यकताओं की बात करें, आवास की आवश्यकताओं की बात करें, तो वो सब एक तरह से सस्ता है। तो जो भी फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके लिए भोजन, आवास पर कहीं ना कहीं लागत काफ़ी कम रहेगी। तो ये भी उनके शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में अपने आप को कार्य के लिए ले जाने के लिए उनको प्रेरित करता है। तो ये कहीं ना कहीं श्रम की लागत को कम करता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आपके खर्चे कम हैं तो आपको कम वेतन पर कर्मचारी मिल सकते हैं। इसी के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में जो परंपरागत उद्योग हैं उनमें एक तरह से कमी आई तो रोजगार वहां पर कम हुए। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र में विनिर्माण की इकाइयां पहुंचती हैं तो रोजगार की ये जो हानि हुई है उसकी भरपाई की जा सकती है। जैसे अगर हम प्रमुख रूप से हथकरघे की बात करते हैं तो जो भी एक तरह से हमारा हैंडलूम है वहां पर बड़े पैमाने पर रोजगार हटे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन उनको अब रोजगार इस तरह की जो फैक्ट्रियां आ रही है वहां पर मिल सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में जो परंपरागत रोजगार हटे हैं उनकी भरपाई आप देखें इन उद्योगों के द्वारा आप की जा सकती है। साथ साथ आप ये भी ध्यान रखें कि हम कृषि क्षेत्र में जो अतिरिक्त लोग लगे हुए हैं, हमारे कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है, आवश्यकता से ज़्यादा लोग काम करते हैं, जिसको एक तरह से हम कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, या जिसको हम कहते हैं एक तरह से सूडो अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो कृषि में छिपी हुई बेरोजगारी है इसको हटाकर कृषि को हम लाभकारी बना सकते हैं। तो अगर हम कृषि की जगह ग्रामीण क्षेत्र में विनिर्माण के रूप में नए रोजगार के साधन आगे बढ़ाते हैं तो इसका प्रभाव ये होगा कि कृषि क्षेत्र से बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो विनिर्माण इकाइयों में काम करेंगे, और ये कृषि से जो संक्रमण है वो आपका होगा विनिर्माण इकाइयों में। इस आधार पर कृषि में जो अनुत्पादक लोग हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है वो कम होगा। तो ये कृषि को मजबूत भी करेगा, साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विनिर्माण में रोजगार की स्थितियों को बेहतर कर पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें तो भारत में शहरी क्षेत्र में जो आबादी रहती है वह 31.2%। 2021 में अगर हम इसको 40% बहुत अधिक मान लेते हैं तब भी आप देखें 60% आबादी कहाँ पर है, ग्रामीण क्षेत्र में। तो अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधरती है तो इससे आप देखें अर्थव्यवस्था के बड़े भाग में रोजगार और एक तरह से कह सकते हैं आय की जो वृद्धि है उसकी स्थितियां बढ़ेंगी। आज के अगले आलेख को हम देखते हैं, एनालाइजिंग यूएस चाइना बायलैटरल टाइज। यहाँ पर चीन और अमेरिका के जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनकी हम प्रमुख रूप से चर्चा कर रहे हैं। 2022 में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसने अमेरिका चीन के संबंधों को और निचले स्तर पर ले जाने का काम किया है। इस आलेख में हम अमेरिका और चीन के जो संबंध हैं उनको प्रारंभिक स्थितियों से देखेंगे कि किस रूप में ये विकसित हुए और वर्तमान समय में खासतौर से 2022 के समय में कौन सी स्थितियां एक तरह से इनके संबंधों को आगे बढ़ाने या उसमें समस्याओं के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी रूप में आगे आ रही हैं। जब हम अमेरिका और चीन के संबंधों की बात करते हैं तो इसकी जो शुरुआत है वो प्रमुख रूप से आप देखें वो 1 अक्टूबर 1949 को मानी जाती है, जब प्रमुख रूप से चीन में अगर हम देखें तो साम्यवादी या कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना की गई माओ से तुंग के द्वारा। माओ के द्वारा जो एक तरह से साम्यवादी सरकार चीन में स्थापित की गई, अमेरिका के द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन का समर्थन नहीं किया गया जो माओ की थी।
उसके विपरीत जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी चियांग काई शेक की, जो प्रमुख रूप से ताइवान में थी, उसका समर्थन एक तरह से अमेरिका प्रमुख रूप से कर रही थी। लंबे समय तक अमेरिका का जो संबंध है वो मुख्य चाइना से नहीं था, जहां पर माओ का कम्युनिस्ट शासन था। बजाय इसके वर्तमान में जो ताइवान का क्षेत्र है उसके साथ अमेरिका ने प्रमुख संबंध बनाकर रखे। अमेरिका और चीन के बीच में अगर हम संबंधों की बात करें, यहाँ पर चीन का मतलब हम कम्युनिस्ट शासन वाली चीन की बात कर रहे हैं, ताइवान की नहीं। तो ये संबंध अप्रैल 1971 में एक तरह से आगे बढ़ने की स्थितियों में हुए, जब अमेरिका की टेबल टेनिस टीम ने एक तरह से चीन का दौरा किया। इसको अगर हम देखें तो पिंग पोंग डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। तो ये एक प्रारंभिक स्थिति थी, और आप देखें तो ये पहला एक तरह से प्रयास था जहां पर अमेरिकी लोग प्रमुख रूप से साम्यवादी कम्युनिस्ट चीन में पहुंचते हैं। 1971 में अगर हम जुलाई में देखें तो उस समय के अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं हेनरी किसिंजर, उन्होंने एक गुप्त रूप में चीन की यात्रा करी। और इसी के बाद की स्थितियों में आप देखें कि जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, यानी कम्युनिस्ट चाइना, इसको स्थायी सुरक्षा परिषद में सीट दे दी गई, जो अभी तक किसके पास थी? ताइवान के पास। 1945 के बाद आप देखें जो स्थायी सदस्यता है अगर हम सुरक्षा परिषद में देखें तो ताइवान के पास थी। यानी अगर हम चियांग काई शेक की बात करें, जो रिपब्लिक ऑफ चाइना जो ताइवान में था, लेकिन अब आप देखें तो ये स्थिति साम्यवादी या कम्युनिस्ट चीन को मिल चुकी थी। अमेरिका चीन संबंधों की स्थिति और बेहतर होती है 1972 में, जब राष्ट्रपति निक्सन के द्वारा चीन का दौरा किया जाता है। और आधिकारिक रूप में आप देखें 1979 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर थे, तो मुख्य भूमि जो चीन है, यानी अगर हम कम्युनिस्ट चीन की बात करें, उनके साथ प्रमुख रूप से अमेरिका ने अपने पूर्ण राजनीतिक संबंध स्थापित किए। और आप देखें कि यहाँ पर ताइवान के साथ जो सामान्य एक तरह से समझौता है उसको तोड़ा गया, और यह माना गया कि वन चाइना पॉलिसी को अमेरिका अब स्वीकार करेगा। यानी ताइवान को भी कहीं ना कहीं एक तरह से चीन में शामिल होने की स्थितियों को स्वीकार कर रहा था अमेरिका। लेकिन आप देखें तो अप्रैल 1979 में ही अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा ताइवान संबंध अधिनियम पारित किया गया, जिसमें यह कहा गया कि यूएसए और ताइवान के बीच में वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंध जारी रहेंगे, और साथ साथ उसको रक्षा करने के लिए जो भी एक तरह से हथियार की आवश्यकता है वो अमेरिका पूरी करेगा, लेकिन अमेरिका वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन नहीं करेगा। ये 1979 में अगर हम देखें तो अमेरिका के द्वारा कहा गया। तो ये प्रमुख रूप से एक आधार था जिस पर अमेरिका और चीन के संबंध 1979 से बड़े पैमाने पर व्यापक रूप में प्रारंभ होते हैं। और अगर हम 80 से 90 के दशक में देखें, खास तौर से माओ के मरने के बाद चीन में आर्थिक विस्तार तेजी से किया गया, जिसको हम ग्रेट लीप कहते हैं। और वहां पर आप देखें कि चीन ने अपने आप को बड़े पैमाने पर एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में विस्तारित किया। अमेरिका के द्वारा प्रमुख रूप से अगर हम देखें यूएसएसआर की बात करें, या 1990-91 के बाद अगर हम रूस की बात करें, तो उसको कमजोर करने के लिए कहीं ना कहीं अमेरिका ने चीन से संबंधों को आगे बढ़ाया। क्योंकि आप ध्यान रखें 70 से 80 के दशक में चीन और सोवियत संघ के बीच में भी सीमा विवाद की स्थितियां बनी थी और संघर्ष की स्थिति बन रही थी। सोवियत संघ या बाद में रूस को एक तरह से नियंत्रित करने के लिए अमेरिका और चीन के द्वारा आर्थिक और एक तरह से रणनीतिक रूप में अपने जो संबंध है उनको मजबूत करने का प्रयास किया गया। इसमें अगर हम खास तौर से बात करें तो आर्थिक रूप में चीन की मजबूती, इसी का परिणाम है कि अमेरिका के बाद चीन दूसरी सबसे बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था बन गया। और वैश्विक अर्थव्यवस्था में आप देखें वर्तमान में वो आपूर्ति का केंद्र, सप्लाई सेंटर बना हुआ है। कोविड-19 में सभी ने इसकी कमी अनुभव करी, क्योंकि चीन के माध्यम से जो आपूर्ति है वो दुनिया में नहीं आ रही थी। और आर्थिक क्षमता बढ़ने के साथ आप देखें चीन ने राजनीतिक रूप से अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ाया। खासतौर से अगर हम हिंद प्रशांत क्षेत्र में बात करें, चीन के द्वारा प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो दक्षिणी चीन सागर में इस तरह का प्रयास किया गया कि जो भी अलग अलग देश के द्वीप है उनको अधिकार में लिया जाए। तो वो विस्तारवाद की नीति पर कहीं ना कहीं आगे काम कर रहा है। और उसी कड़ी में आप देखें कि भारत के साथ जो सीमा विवाद है वहां पर भी वो अपने अग्रेसन को बढ़ाने का एक प्रयास करता है। तो चीन के द्वारा सैन्य और कूटनीतिक रूप में जो भी एक तरह से प्रयास किए गए हैं उसमें अमेरिका का जो वैश्विक प्रभुत्व है उसको कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयास किया गया। और अमेरिका भी अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो 2007-8 में जो वैश्विक वित्तीय संकट है उससे एक तरह से घिरा हुआ था। और इसी के साथ साथ आप देखें कि 9/11 का जो हमला अमेरिका में हुआ, उसके बाद अफगानिस्तान और इराक में जो अमेरिका का हमला हुआ, उसको अगर हम देखें तो हमेशा के लिए युद्ध माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जीत पाना आसानी से संभव नहीं है। और आप देखें बाद में अमेरिकी सेनाओं ने एक तरह से बिना इन क्षेत्रों में आतंकवाद को रोके अपने आप को वहाँ से हटा लिया। खासतौर से अफगानिस्तान में आप देखें तालिबान से समझौता करके अमेरिका वहाँ से हट गया। तो ये सारी जो स्थितियाँ हैं वित्तीय रूप में, चाहे अगर हम रणनीतिक रूप में देखें तो अमेरिका कमजोर दिख रहा था।
और इसी स्थिति का फायदा उठाकर चीन अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। और इसी कड़ी में अमेरिका चीन के बीच में जो संबंध हैं वो विवादित रूप में आगे बढ़े, क्योंकि चीन अपने आप को आर्थिक रूप में स्थापित कर ही चुका था, अब वह सामरिक रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। विशेष रूप में अगर हम देखें तो 2016 से 2020 के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अगर हम कार्यकाल देखें, यहाँ पर प्रमुख रूप से आप देखें चीन का जो भी निर्यात अमेरिका में आ रहा था उस पर अलग अलग तरह के शुल्क लगाकर चीनी जो निर्यात है उसको कम करने का प्रयास किया गया, जिससे कि अमेरिका के निर्यात चीन में है उनको बढ़ाया जा सके या व्यापार का जो असंतुलन है उसको रोका जा सके। इसी को हम ट्रेड वॉर या व्यापार युद्ध की स्थिति कहते हैं अमेरिका और चीन के बीच में। अमेरिका चीन संबंधों में अगर हम देखें तो शिनजियांग और हांगकांग में चीन के द्वारा जो कठोर कार्रवाई की जा रही है, हांगकांग में लोकतंत्र जो समर्थक हैं उनकी अगर हम बात करें, और शिनजियांग में जो अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर जो चीन के अत्याचार हैं, इसका अमेरिका विरोध करता है। कोविड-19 के समय आप देखें तो दोषारोपण की जो स्थिति है उसमें चीन के द्वारा वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का उपयोग किया गया। कोविड-19 में अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से वुहान वायरस का इसको दर्जा दिया गया कोविड-19 वायरस को, क्योंकि इसकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं चीन से मानी गई, लेकिन चीन के द्वारा कभी भी इसको स्वीकार नहीं किया गया और उसने वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का एक तरह से उपयोग किया। जब हम वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो ये चीनी भाषा में वॉल्फ वॉरियर 2 जो मूवी है उसके आधार पर एक डिप्लोमेसी है, जिसमें यह कहा जाता है कि अगर देश संकट की स्थिति में भी है तो आपको अपना जो भी एक तरह से व्यवहार है वो कठोर रखना पड़ेगा और आपको उत्तेजक रूप में, एग्रेसिव रूप में हमेशा अपना व्यवहार करना चाहिए जब भी आप किसी भी तरह से आप पर कोई आरोप लगते हैं या आपको कटघरे में खड़ा किया जाता है। चीन के द्वारा कोविड-19 में आप देखें इसी वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का उपयोग किया गया कि सभी ने उसको आरोप लगाए और कटघरे में खड़ा किया, लेकिन वो एक तरह से लगातार इसको डिनाई करता रहा, मना करता रहा और अकेला ही टिका रहा। यूक्रेन के संकट में आप देखें रूस को चीन की तरफ से पूरा समर्थन था, अमेरिका इसका ही विरोध करता है। ताइवान के प्रति आप देखें आक्रामक जो स्थिति है वो एक तरह से अपना रखी है चीन ने। उसके द्वारा जो मिसाइल एक तरह से हैं वो लगातार ताइवान के क्षेत्रों से निकलती हैं, या उनके द्वारा जो न्यूक्लियर बॉम्बर हैं वो ताइवान के जो वायु क्षेत्र है उसमें भेजे जाते हैं। इस तरह की घटनाएं भी एक तरह से कहीं ना कहीं अमेरिका चीन के संबंध को खराब कर रही हैं, क्योंकि प्रशांत महासागर में अमेरिका चीन के विस्तार को आगे नहीं बढ़ने देगा। और आप देखें क्वेड की जो एक तरह से नीति है उसके माध्यम से वो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया से सहयोग करके कहीं ना कहीं पूरे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर में चीन को घेरने का काम कर रहा है। अमेरिका की अगर हम प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष की बात करें, नैन्सी पेलोसी, उन्होंने आप देखें 2022 में ताइवान का दौरा किया। इससे चीन की सरकार और नाराज हुई, क्योंकि इस दौरे के माध्यम से कहीं ना कहीं ताइवान को एक वैधानिक दर्जा देने की बात है, जो चीन की वन चाइना पॉलिसी का कहीं ना कहीं उल्लंघन है। और आप देखें कि चीन की जो एक तरह से आर्थिक शक्ति है उसका उपयोग करके वो अब अपने आप को टेक्निकल पावर के रूप में भी आगे बढ़ाना चाहता है, और इसी स्थिति को रोकने के लिए अमेरिका ने चीन का जो सेमीकंडक्टर या चिप उत्पादन का जो क्षेत्र है उसको लक्षित करके कई प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे कि चिप इंडस्ट्री का जो क्षेत्र है उसमें चीन एक तरह से आगे न बढ़ पाए। तो ये कह सकते हैं ऐसे बिंदु हैं जहां पर अमेरिका चीन को अब रोकने का प्रयास कर रहा है। तो ये आपसी संबंधों में कहीं ना कहीं खटास लाने का काम कर रहे हैं। G20 की जो बैठक थी वहां पर जो बैठकें हुई उसमें एक तरह से वन चाइना पॉलिसी या चीन के बढ़ते हुए प्रभाव है उसको अमेरिका सामान्य रूप में ले, इस तरह की बात जिनपिंग के द्वारा की गई। लेकिन आप ध्यान रखें अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के बाद से जिन नीतियों का पालन कर रहा है, जो बिडेन को वो नीतियां पालन करनी पड़ेंगी और चीन को कहीं ना कहीं नियंत्रित करने के प्रयास बढ़ाने पड़ेंगे। आज के अगले आलेख को हम देखते हैं। हाउस पैनल फ्लैग्स कैजुअल अप्रोच ऑफ गवर्नमेंट ओवर सेटिंग अप डिसेबिलिटी सेंटर्स। भारत सरकार के द्वारा दिव्यांगजनों की मदद के लिए जो दिव्यांगजन केंद्र खोले जा रहे हैं उनमें अगर हम देखें स्थितियां थोड़ी सी कमजोर हैं, या कह सकते हैं वो रफ्तार नहीं जितना होना चाहिए। वर्तमान में अगर हम देखें प्रमुख रूप से 55 से 60 जिलों में इस तरह के डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर काम कर रहे हैं, अगर हम DDRC की प्रमुख रूप से बात करें। और लक्ष्य कितना था 269, तो ये आप देखें लक्ष्य से काफ़ी पीछे हैं। और इसी संदर्भ में आप देखें कि संसद की समिति के द्वारा एक तरह से चिंता व्यक्त की गई है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर की बात करते हैं, जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र DDRC, तो ये देश भर में फैले हुए हैं। और आप देखें लगभग 2 दशक से दिव्यांग व्यक्तियों की मदद करने के लिए ये सेंटर प्रमुख रूप से काम करते हैं। ये केंद्र DM या कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला प्रबंधन टीम और एक प्रतिष्ठित NGO, आमतौर पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी होती है, उनके द्वारा संयुक्त रूप में चलाए जाते हैं। यहाँ पर आप देखें
सरकार की तरफ से कोशिश ये है कि एक मॉडल डीडीआरसी बनाया जाए, जिसके आधार पर अलग अलग राज्यों के जो जिले हैं वहाँ पर जो डीडीआरसी खोले जाएंगे वो उनका अनुकरण करके स्थापित हो पाएँ। तो इस तरह के जो आदर्श या मॉडल डीडीआरसी हैं वो पूर्ण रूप में अभी स्थापित नहीं हो पाए हैं, तो ये भी एक समस्या है। और आप देखें 2018 में प्रमुख रूप से सरकार के द्वारा एक संशोधन किया गया। अगर हम इन डीडीआरसी के संदर्भ में देखें, 2018 का ये जो संशोधन है उसमें ये कहा गया कि वर्तमान में अलग अलग प्रकार की जो दिव्यांगताएं हैं वो केवल 7 शामिल थीं। अब सरकार ने 7 को बढ़ाकर कितना कर दिया है, 21। तो ज़्यादा कह सकते हैं कि अलग अलग जनसंख्या में जो दिव्यांग की स्थितियां उसको शामिल किया गया है। तो 7 स्थितियों की जगह 21 हैं। तो अगर प्रभाव बढ़ा है तो इस तरह के केंद्र स्थापित करने में समय भी एक तरह से लगेगा। और माना जा रहा है कि 2022-23 तक ये जो 269 डीडीआरसी हैं इनको खोलने का लक्ष्य कहीं ना कहीं पूरा हो पाएगा। इन केंद्रों के द्वारा आप देखें कि जो भी दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको व्यापक सेवाएं प्रदान की जाती हैं। उनके पुनर्वास के लिए जो पेशेवर या प्रोफेशनल लोग हैं वो जागरूकता पैदा करते हैं, और पुनर्वास और प्रशिक्षण के लिए जिला स्तर पर जो बुनियादी ढांचे उनका निर्माण किया जाता है या क्षमता निर्माण किया जाता है। तो इस रूप में दिव्यांगों को अलग अलग सहायता देने के लिए ये केंद्र प्रमुख रूप से सहायता करते हैं। जो भी उपकरण की उनको आवश्यकता है या प्रशिक्षण ट्रेनिंग की आवश्यकता है उसमें डीडीआरसी प्रमुख रूप से एक मदद प्रदान करते हैं। आज के अपने अंतिम आलेख को हम देखते हैं। मिनिस्ट्री इवेट्स डायरेक्ट रिप्लाई ऑन डिमांड टू इंक्लूड लद्दाख अंडर 6 शेड्यूल। आप देखें 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। उसमें अगर हम देखें तो लद्दाख एक आपका केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ है। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसमें विधानसभा होगी, लेकिन अगर हम लद्दाख में देखें तो विधानसभा की स्थिति नहीं है। तो लद्दाख का जो विशेष दर्जा है वो हटाए जाने के बाद लद्दाख के जो राजनीतिक समूह हैं उनके द्वारा लगातार ये मांग की जा रही है कि लद्दाख में जो भी भूमि, रोजगार या जो उनकी सांस्कृतिक पहचान है उसको संरक्षित करने के लिए संविधान की जो 6ठी अनुसूची है उसके अंतर्गत लद्दाख को एक तरह से संरक्षित किया जाए। अगर हम अनुसूची 5 और 6 की बात करें तो जो भी हमारे अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके संरक्षण के लिए काम करते हैं। अगर हम 5 की बात करें तो ये प्रमुख रूप से केंद्र सरकार की तरफ से ज़्यादा यहाँ पर प्रभाव है। लेकिन अगर हम 6वीं अनुसूची की बात करते हैं जो प्रमुख रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लागू है, उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर स्वायत्तता एक तरह से अधिक है तुलनात्मक रूप में अगर हम अनुसूची 5 के क्षेत्रों से तुलना करें। तो इस आधार पर लद्दाख की तरफ से यह मांग है कि उसको 6वीं अनुसूची में एक तरह से संरक्षित करके आगे बढ़ाया जाए। अगर 6वीं अनुसूची में लद्दाख शामिल होगा तो स्वायत्त विकास परिषद होंगी और एक तरह से स्वायत्त रूप में जो भी वहाँ पर समुदाय हैं वो उसके विकास की गतिविधियों को आगे बढ़ा पाएंगे। इसमें भूमि, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि, इस पर इस तरह की जो परिषद है वो कानून बना पाएंगी। तो आप देखें वर्तमान में जो हमारी 6वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में 10 स्वायत्त परिषदें काम कर रही हैं। इसी से मिलता जुलता लद्दाख की मांग है कि उसको भी 6वीं अनुसूची में दर्जा दिया जाए, जिससे कि वो अपनी विशेषताओं का एक तरह से संरक्षण करके अपने विकास की स्थितियों में आगे बढ़ पाए और स्वायत्त रूप में वहाँ के जो लोग हैं वो उसकी विकास की गतिविधियों को ज़्यादा संचालित करें। आज की चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न हम देखते हैं, वन अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से वन अधिकार अधिनियम 2006 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में प्रमुख टकराव के बिंदुओं की विस्तृत चर्चा करें। 15 अंकों का प्रश्न और 250 शब्दों में आपको इसका उत्तर लिखना है। उत्तर संरचना हम देखते हैं। भूमिका, वर्तमान वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जो संशोधन किया गया है उसकी चर्चा करें। जो एक तरह से जुर्माने को बढ़ाया गया वो आप बता सकते हैं। नई प्रजातियां जो शामिल की गई हैं वो भी आप बता सकते हैं। मुख्य भाग में आप बताएंगे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन अधिकार जो हमारा अधिनियम 2006, दोनों के प्रमुख भागों की चर्चा करें। टकराव के बिंदु किस रूप में है, खास तौर से जो आपराधिक मामले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में है जिसके आधार पर वन अधिकार का संरक्षण नहीं हो पाता है वो आपको समझाना है और समाधान क्या हो सकता है। तो दोनों को एक तरह से आप देखें सामंजस्य की स्थिति में लाकर समाधान हो सकता है। निष्कर्ष में आप ये बताएं कि जो वर्तमान में संशोधन किया गया है उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि वन अधिकारों पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के जो नकारात्मक प्रभाव है उनको कम किया जा सके। इसके लिए सरकार जो संशोधन कर रही है उस प्रक्रियाओं में और कुछ बदलाव भविष्य में किए जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में विनिर्माण के विस्तार के कारणों को बताते हुए इससे होने वाले प्रमुख लाभों की भी चर्चा करें। 15 अंकों का प्रश्न, 250 शब्दों की सीमा के अंदर आपको इसका उत्तर लिखना है। उत्तर संरचना देखते हैं। भूमिका, ग्रामीण क्षेत्र में विनिर्माण के विस्तार के संबंध में विश्व बैंक की जो रिपोर्ट है उसकी चर्चा करें।
जिसमें यह बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में एक तरह से जो विनिर्माण है उनका पलायन हुआ है। मुख्य भाग में आप बताएंगे ग्रामीण क्षेत्र में विनिर्माण के विस्तार के लिए जो उत्तरदायी प्रमुख कारण है वो बताना है आपको, और इससे जो लाभ की स्थितियां वो बताइए। निष्कर्ष में आप बताएंगे ग्रामीण विनिर्माण का विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कृषि से संक्रमण के लिए एक आर्थिक आधार प्रदान करता है, क्योंकि कृषि में जो भी छिपी बेरोजगारी है उसको हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विनिर्माण अगर आगे बढ़ता है तो वहां पर रोजगार बढ़ाकर कहीं ना कहीं जो छिपी बेरोजगारी की स्थिति कृषि में है उसको थोड़ा घटा सकते हैं। यह हमारा 14 दिसंबर 2022 का समाचार विश्लेषण है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।